हे गाइस, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए सर। उम्मीद है आप रिवीजन वीडियोस देख रहे होगे। इस वीडियो में हम क्या रिवाइज करने वाले हैं सर? इस वीडियो में हम दो टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। एक तो आपके जो मॉड्यूल के चैप्टर सेकंड मॉड्यूल का चैप्टर 12 है जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल है, और दूसरा सर आपका जो चैप्टर 10 है मिसलेनियस, उसमें जो निधि कंपनी वाला प्रोविजन है वो भी अपन रिवाइज करने वाले हैं सर। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सारे चैप्टर्स के रिविजन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। 3-4 चैप्टर के और करूंगा, आपका कंपनी लॉ पूरा कवर हो जाएगा और इकोनॉमिक लॉ का फेमा भी अपन शुरू कर देंगे और सिक्योरिटीज लॉ भी कर लेंगे, टेंशन मत लो सर। आपको जो भी लिंक चाहिए, जो भी नोट्स चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे कहाँ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सर? आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और आप वहां जाकर के चेक कर सकते हो। अभी हम क्या रिवाइज करेंगे सर? चैप्टर 12 सुनिए सर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो आपके सिलेबस से अभी मेजॉरिटी हट चुका है सर। इन्होंने बहुत सारी चीजें थी एनसीएलटी की, हटा दी इन्होंने, बस काम की चीज रखी। अपील वाला प्रोसीजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने आपके लिए रखा है सर। कायदे से ये चैप्टर 407 से शुरू होता है और 434 तक जाता है, लेकिन 400 से 418 408 से 418 तक उन्होंने खा गया सर। ये मैंने यहाँ पे कुछ समरीज बना रखे हैं, वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा अपन शुरू करते हैं सर। कुछ डेफिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर जुडिशियल मेंबर, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जुडिशियल मेंबर में प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन भी आ जाते हैं सर। उम्मीद है आपको पता होगा, प्रेसिडेंट, टेक्निकल मेंबर, जुडिशियल मेंबर, चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, एनसीएलटी और एनसीएलटी का कंपोजिशन होता है। सेक्शन 419 से शुरू करते हैं सर, हमारे एग्जाम के लिए ये रिलेवेंट है। 419 कहता है बेंचेस ऑफ ट्राइब्यूनल। सर सेंट्रल गवर्नमेंट जितने बेंचेस चाहे उतना एस्टैब्लिश कर सकती है। शुरू में सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11 बेंच एस्टैब्लिश किए थे। उसमें सर एक प्रिंसिपल बेंच होगा जहां पे प्रेसिडेंट है वो बैठेगा। प्रेसिडेंट एक ही होता है सर, वो एक प्रेसिडेंट न्यू दिल्ली वाले प्रिंसिपल बेंच में बैठेगा सर। एनसीएलटी की जो पावर है वो कितने लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो कोई भी बेंच जिसमें 2 मेंबर हो, अगर 2 मेंबर हो तो एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक टेक्निकल मेंबर होगा। और सर अगर एक सिंगल मेंबर बेंच है तो हो सकता है सर, लेकिन वो सिंगल मेंबर जुडिशियल मेंबर होगा। और अगर सिंगल मेंबर को कभी भी लगता है कि भैया ये जो केस है वो और लोगों को सुनना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट को रेफर करेगा और प्रेसिडेंट उस केस को किसी और बेंच को ट्रांसफर कर देगा सर। सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगा बेंचेस अंडर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में भी इन्होंने सारा काम डाल दिया है ट्राइब्यूनल पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए भी अलग से बेंचेस नोटिफाई करेगा सर। अगर बेंचेस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, मतलब सर जितने लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं उतने अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं, तो क्या होगा सर? वैसे तो डिसीजन जो है मेजॉरिटी से लिया जाएगा, बट इफ द मेंबर्स आर इक्वली डिवाइडेड देन द केस विल बी रेफर्ड टू प्रेसिडेंट हु विल रेफर टू समवन एल्स फॉर हियरिंग, एंड देन सच पॉइंट शैल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ हु हैव ऑलरेडी हर्ड इट एंड हु हैव हर्ड द केस इंक्लूडिंग दोज हु फर्स्ट हर्ड इट। मतलब से पहले जो लोग सुने, जिनके बीच में इक्वली डिवाइड हुए, और जो नए लोग सुन रहे हैं उन लोगों का मिला करके मेजॉरिटी देखा जाएगा। 420 सर ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल ऑर्डर देने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अमेंडमेंट ऑर्डर सर, अगर उसने ऑर्डर कोई दिया जिसमें से मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड पता चल रहा है, खुद को सुओ मोटू या फिर किसी ने नोटिस में लाया, तो वो 2 साल के अंदर सर अपना ऑर्डर अमेंड कर सकता है। अमेंडमेंट नहीं कर पाएगा अगर उसके अगेंस्ट अपील फाइल हो गई है, और जो ऑर्डर का कॉपी है सर वो पार्टीज को भेज देगा सर। समरीज ऑफ अपील में पढ़ाऊंगा आपको, एक बार डिटेल वाला पढ़ा दूं। 421 में सर अगर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ गया, उसके अगेंस्ट अपील जाके आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में फाइल कर सकते हो। अपील नहीं फाइल करोगे अगर जो ट्राइब्यूनल है ना उसने कंसेंट ऑफ पार्टीज के बाद ऑर्डर पास किया। ट्राइब्यूनल ने पार्टी से पूछा तेरे को चलेगा ना भैया, अब उसने हाँ बोला, फिर आप क्या जाके अपील फाइल कर रहे हो? अपील शैल बी फाइल्ड विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ ऑर्डर वाज मेड अवेलेबल टू द पर्सन अग्रीव्ड एंड शैल बी इन सच फॉर्म। सर यहाँ पे मैंने एक बार बेर एक्ट डाला है क्योंकि आपको अपील का बार बार वो वर्डिंग्स यूज करना पड़ेगा कि कॉन्डोनेशन फॉर डिले क्या होगा, मतलब क्या? प्रोवाइडेड दैट अगर अपीलेट tribunal may entertain an appeal after the expiry of the said period of 45 days from the date aforesaid, but within a period not exceeding 45 days if it is satisfied that the appellate tribunal was prevented by sufficient cause from filing the appeal within that period. Condonation for delay, read the wordings again sir, इसको condonation for delay बोलते हैं। अगर appellate tribunal satisfy हो गया कि prevented by sufficient cause था, तो सर वो further 45 days का extension दे देगा। ट्राइब्यूनल अपना appellate tribunal अपना ऑर्डर पास करने के पहले reasonable opportunity being heard देने के बाद confirm, modify या set aside कर देगा ऑर्डर सर। मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग तो चालू है सर। कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है वो ट्राइब्यूनल को एनसीएलटी को भी देना पड़ेगा, एनसीएलटी को और पार्टीज कंसर्न को सर। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एनसीएलटी को नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको कॉपीज ऑफ ऑर्डर देना पड़ेगा कि भैया तेरी ऑर्डर की ऐसी तैसी मैंने कर दी, कंफर्म, मॉडिफाई या सेट असाइड कर दिया। 422 सर ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिस्पोज करना एज एक्सपेडिशियसली एज पॉसिबल, एंड एवरी एंडेवर शैल बी मेड टू डिस्पोज विद इन 3 months, बट इफ यू आर नॉट डिस्पोजिंग विद इन 3 months रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग एंड एक्सटेंड अप टू 90 days। भाई 3 महीना लिख देते ना, 3 महीना लिख देते तो तुम्हारा क्या जाता था? 90 दिन लिखने की क्या जरूरत थी? वो भी तो 3 ही महीना होता है, जबरदस्ती याद करवा रहे हो यार। चलो कोई बात नहीं, 3 months प्लस 90 days सर। सेक्शन 423 में आप सुप्रीम कोर्ट के पास सर एनसीएलटी के ऊपर हाई कोर्ट नहीं आता, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने का, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है सिर्फ तभी जाने का 60 days के अंदर, और कॉन्डोनेशन फॉर 60 days मिल सकता है सर। 60 + 60 मैक्सिमम 120 में चले जाना, नहीं तो उसके बाद पीरियड ऑफ लिमिटेशन निकल जाएगा, फिर केस नहीं फाइल कर सकते। 424 सर प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है नहीं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से एप्लीकेशन फाइल कर आप
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से ऑर्डर डिस्पोज कर देना। आपके पास पावर क्या है सर? सेम पावर एज वेस्टेड इन द सिविल कोड। मैंने इसका समरी बनाया है। पार्सेरो, पार्सेरो मतलब सर स्पेनिश में भाई को, ब्रो को, डूड को पार्सेरो बोलते हैं सर। स्पेनिश भी याद करें आप। पार्सेरो मतलब क्या सर? देखो, पी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ए summoning and enforcing attendance of a person in examination on oath. R, requisitioning any public record and documents and copy of such record. Issuing commission for examination of witness or documents. Receiving evidences on affidavits. Dismissing a representation for default or deciding it ex parte, or setting aside any order for dismissal of any representation for default or any order passed by it ex parte and any other matter. सर ये ex parte वाटे सब मैंने समझा दिया, एक बार याद कर लो। पार्सेरो है प्रोडक्शन, अटेंडेंस, रिक्विजिशन, कमिश्निंग, एविडेंसेस, रिप्रेजेंटेशन और एनी अदर मैटर। सर ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या सर? डिक्री ऑफ कोर्ट माना जाएगा, जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है और वो जो भी चाहे वो ऑर्डर सामने फॉरवर्ड कर सकते हैं। इन केस ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड बाय और ऑफिस इज सिचुएटेड इन केस ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू, सर सुनो, अगर एक कंपनी है तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है सर? आप अगर एक कंपनी हो, अगर आपको आपके अगेंस्ट ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है तो आपको उसको इंप्लीमेंटेशन के लिए हाई कोर्ट में भेज सकते हैं। कौन से हाई कोर्ट में सर? अगर कंपनी हो तो रजिस्टर्ड ऑफिस जाए आपका, या फिर पर्सन हो तो सर जो पर्सन कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस वहां पे सर। प्रोसीडिंग्स ऑफ टीएटी विल बी कंसिडर्ड एज विल बी डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। सर 425 पावर ऑफ द पावर टू पनिश। मैं सोच रहा हूँ ये हाईलाइटेड कैसे है? मैं सोच रहा हूँ कुछ चमत्कार हुआ है क्या, लेकिन मैं क्लास में पढ़ाया था तो मेरे को ध्यान आ रहा है, वो इसीलिए हाईलाइटेड है। सर क्या है? पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है ना, तो हाई कोर्ट जिस तरीके से पनिश करता है उसी तरीके से ये लोग भी पनिश कर सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर, ये लोग चाहे तो अपने किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि भैया तू इंक्वायरी करके हमको रिपोर्ट कर, ये डेलीगेट कर सकते हैं पावर सर। सर जो प्रेसिडेंट, मेंबर और ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी। सर पब्लिक सर्वेंट होते हैं। पब्लिक सर्वेंट होने से आपको थोड़ा बहुत समझेगा तो आपको याद है फॉरेन कंट्रीब्यूशन में ऐसा लिखा है कि पब्लिक सर्वेंट बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, तो ये लोग भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आ जाएंगे सर। 428 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर आप अच्छे गुड फेथ में अगर कोई एक्शन कर रहे हो तो उसके रिलेटेड किसी को लॉस या डैमेज हुआ तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आप कौन हो सर? एनसीएलटी के आप प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर या टेक्निकल मेंबर हो, या फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन, अपीलेट जुडिशियल मेंबर या टेक्निकल मेंबर हो, तो सर नो सूट्स और प्रोसीडिंग्स और एनी अदर प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द ट्राइब्यूनल, प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ अदर एम्प्लॉइज और अपीलेट ट्राइब्यूनल चेयरपर्सन, मेंबर्स और अदर एम्प्लॉइज, लिक्विडेटर विद रिस्पेक्ट टू लॉस और डैमेज कॉस्ट और लाइकली कॉस्ट इन फॉर एन एक्ट डन इन गुड फेथ। अच्छे सोच से काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। उसके बाद क्या लिखा है? लो मैं थोड़ा सा ना कलर बदल लेता हूं। लो हो गया सर। सेक्शन 429 पावर टू सीक असिस्टेंट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये तीनों बोलते बोलते में हकला जाओगे सर। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सर ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल अगर वाइंडिंग अप या आईबीसी के दौरान अगर उसको लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स या प्रॉपर्टी का कस्टडी लेना है तो वो रिक्वेस्ट करेगा इन तीनों को कि पोजीशन ले लो और पोजीशन हमको हैंड ओवर कर दो। लेकिन सर इनका जो एक्ट है ना उसको कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करेगा कि भैया ऐसे कैसे तूने पोजीशन ले लिया। 430 सर सिविल कोर्ट में एक बार इसीलिए बोलूंगा क्योंकि ये हर एक्ट में आपको दिखेगा सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन। मैं अपने हर रिवीजन में उसको सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन करके छोड़ दूंगा। यहां पे मैंने बेर एक्ट डाल दिया, एक बार पढ़ लो। नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट्स और प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर व्हिच टी और एटी ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन। अगर ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल को पावर है तो तुम उसमें कुछ भी नहीं इंटरफेयर करोगे और इंजंक्शन ऑर्डर भी नहीं ग्रांट कर सकते विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय टी और एटी। सर वैकेंसी अगर है तो उससे कोई भी प्रोसीडिंग्स इनवैलिड नहीं होगी जस्ट बिकॉज आपके बेंचेस में कोई वैकेंसी थी। आप लीगल रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो। मतलब मेरा अगर ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है तो मैं जाके किसी सीए, सीएस, सीएमए या फिर लीगल प्रैक्टिशनर को बोल सकता हूं मेरे को जाके रिप्रेजेंट कर। पीरियड ऑफ लिमिटेशन सर, मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट है जो बोलता है इस लिमिट के बियॉन्ड जाके आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा सर। और 434 ट्रांजिशन अपने को नहीं पढ़ना है, बस इतना ही है सर ट्राइब्यूनल। अब रुक जाओ एक मिनट, अपन शुरू करेंगे निधि कंपनी। सर सिलेबस में अगर कुछ इंटरेस्टिंग है ना तो वो निधि है, निधि कंपनी है। निधि कंपनी, भैया तुम निधि अग्रवाल समझ ले तो जबरदस्ती खुश हो जाते हो। सर निधि कंपनी पढ़ने वाले हैं। क्या है निधि कंपनी? बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा प्रोविजन है सर, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। सुन लो सर निधि कंपनी क्या है। सर निधि कंपनी क्या है? सेक्शन 406 से शुरू होता है सर, 406 में खत्म हो जाता है सर। इतना छोटा है। हाँ उसके बाद इन्होंने निधि रूल्स 2014 बना दिया जिसमें खत्म ही नहीं होता है सर। 406 क्या है सर? 406 कहते हैं निधि कंपनी होगी कौन? निधि कंपनी या फिर म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं वो कंपनी होगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से डिक्लेयर करेगा कि भैया तुम निधि हो। मैं ओजी लिखता हूँ ना, ओजी मतलब ऑफिशियल गैजेट सर, इतना बार रिपीट होता है मैंने ओजी लिख डाला सर। सीजी नोटिफिकेशन देगा ओजी में और बोलेगा भैया ये जो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है ना ये निधि कंपनी को अप्लाई होगा विद सच एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन और एडॉप्शन। पर सर अगर आप निधि कंपनी को
को कोई एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन दे रहे हो, जैसे कि क्या सर सेक्शन 60 में बोला गया है कि निधि कंपनी में अगर आप फॉर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो तो आपको 10,000 रुपए का डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो सर वो एक एक्सेप्शन या मॉडिफिकेशन है। अगर ऐसा कोई एक्सेप्शन या मॉडिफिकेशन प्रपोज कर रहे हो ना तो आपको पहले हाउस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा 30 डेज के लिए, जब वो सेशन में है। पर सर जो 30 डेज है ना उसमें आप इंक्लूड नहीं करोगे अगर हाउस जो है एडजर्न हो रही है कंटिन्यूअस 4 दिन से ज्यादा। और सर जब आपको अप्रूवल मिल जाए, अगर डिसअप्रूव हो जाए तो आप फाइल सामने नोटिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर अप्रूवल मिल जाए तो नोटिफाई कर दोगे एग्जेम्पशन, और सर उसके बाद आप कॉपी जो है वापस से रख दोगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास कि भैया ये पास हो गया है। निधि रूल्स 2014 क्या कहता है सर, सुन लो, बड़ा आसान सा है, छोटा सा है, सुनो सर। निधि रूल्स कहते हैं व्हाट इज निधि कंपनी। निधि कंपनी बेसिकली मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंगस्ट इट्स मेंबर, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। सर एक तो सेविंग और थ्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, दूसरा डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। एप्लीकेबिलिटी सर सारी निधि कंपनी जो इस एक्ट में या फिर कंपनीज एक्ट 1956 में बने हैं। सर रेलेवेंट डेफिनेशन में सर एक ही डेफिनेशन रेलेवेंट है, बाकी 3 मैंने डाले क्योंकि मॉड्यूल में भी है, लेकिन ये डाउटफुल असेट, लॉस असेट, एनपीए का आपको यूज नहीं होता है। नेट ओन फंड क्या होता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस लेस इंटेंजिबल एसेट। सर मेरे साथ एक बार बोलो ना प्लीज, पेड अप इक्विटी शेयर, अपने मुंह से बोलो सर, मेरी बातें सुन के आपको याद नहीं होगा। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस लेस इंटेंजिबल एसेट्स। सर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, पेड अप शेयर कैपिटल लिख देता ना तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि निधि प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं कर सकती। सर कहां लिखा है, अपने मन से बातें बना रहे हो, ये देखो सर, जो निधि कंपनी है ना उसको पब्लिक कंपनी होना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी निधि कंपनी नहीं हो सकती। विद अ मिनिमम ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीस, निधि शैल नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर। ऑब्जेक्ट ऑफ द निधि विल बी ओनली टू, वो जो थ्रिफ्ट और सेविंग्स और डिपॉजिट के अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और हर नाम के आगे निधि लिमिटेड लगाना। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे सर, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स होंगे निधि के 1 साल के अंदर। उन्होंने बोला निधि जब तुम इनकॉर्पोरेट होगे ना उसके 1 साल के अंदर अंदर तुम ये 4 चीज का ध्यान रख लेना कि तुम्हारे पास कम से कम 200 मेंबर हो जाते हैं, नेट ओन फंड आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए हो जाते हैं, 10 लाख रुपीस, अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट बिकम्स मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, एंड योर नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो इज नॉट मोर देन 1:20। सर नॉट मोर देन 1:20 मतलब क्या, योर डिपॉजिट शुड नॉट बी मोर देन 20 टाइम्स ऑफ योर नेट ओन फंड। सर पर आपने अगर कंप्लाइंस नहीं किया, मान लो 200 मेंबर का और 1:20 के रेशियो का, तो निधि को ना सर फाइनेंशियल ईयर के क्लोज में 30 डेज के अंदर अंदर जाना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर के पास और बोलना पड़ेगा फॉर्म NDH-2 में कि भैया हमको एक्सटेंशन दे दो अप टू 1 ईयर, एंड द रीजनल डायरेक्टर में कंसीडर सच एप्लीकेशन एंड पास्ट एक्सटेंशन ऑर्डर विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेशन। सर फॉर्म NDH-2 हो गया। NDH-1 क्या था, NDH-1 है रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। आपको जिस पहली साल या फिर जब भी आपको एक्सटेंशन मिलता है तो सेकंड ईयर के क्लोज के 90 डेज के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस फाइल करने पड़ते हैं, जिसमें आप ये लिखोगे NDH-1 में कि भैया हमने सारे कंप्लायंसेस कर लिए और उसको ड्यूली सर्टिफाई करोगे CA, CS, CMA के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और हो गया, आपको बोलना पड़ेगा हमने कंप्लायंस किया, जो भी ऊपर 200 मेंबर 10 लाख रुपीस का सारा पॉइंट, और हमने सर्टिफाई करवा के दे दिया। सर पर अगर 2 साल के बाद भी जब आपको एक्सटेंशन मिल गया उसके बाद भी अगर वो कंप्लाइंस नहीं कर पा रहे हो ना तो एक्सेप्ट करना बंद कर दोगे डिपॉजिट, और जब कंप्लाई हो जाएगा ना तो आपको वापस अपने आप को डिक्लेयर करवाना पड़ेगा 406 में एज निधि कंपनी, फिर तुम डिपॉजिट लेना शुरू कर सकते हो। सर जनरल रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन क्या है, कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, कुछ चीजें आप कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन है। प्रोहिबिशन क्या है सर, आप बिजनेस नहीं कैरी ऑन कर सकते, चिट फंड का, हायर परचेज फाइनेंस का, लीजिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय एनी बॉडी कॉर्पोरेट। उसके अलावा सर कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस इन द नेम बोरिंग और लेंडिंग इन इट्स ओन नेम। उसके बाद सर A और D हो गया। उसके बाद क्या है सर, A और D बिजनेस का हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा डिपॉजिट, आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी और पर्सन से अदर देन योर मेंबर, यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम एनी बॉडी कॉर्पोरेट। उसके बाद इन्होंने क्या बोला सर, आप प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स या अदर डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं इशू कर सकते, आप करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते सर अपने मेंबर का, मतलब आपके मेंबर आपके पास आके करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, आपके पास सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद सर आप प्लेज नहीं करोगे कोई भी एसेट जो आपके पास मेंबर या मेंबर ने सिक्योरिटी के तौर पर दिया था, आप किसी भी तरीके का पार्टनरशिप अरेंजमेंट में नहीं एंटर करोगे फॉर बॉलिंग एंड लेंडिंग एक्टिविटीज। यू विल नॉट इशू एन एडवर्टाइजमेंट टू सॉलिसिट डिपॉजिट। सर मेंबर को जिसको डिपॉजिट करने का करेगा, लेकिन सर अगर आप प्राइवेट सर्कुलेट कर रहे हो FD स्कीम का अपने मेंबर्स के बीच में जिसमें आपने लिखा है कि फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन टू मेंबर ओनली, तो उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं मानेंगे सर। पे ब्रोकरेज और इंसेंटिव टू मोबिलाइज डिपॉजिट, भैया तुम डिपॉजिट आने दो ना जितना आएगा, तुम ज्यादा मेहनत मत करो डिपॉजिट लाने में। रेस्ट्रिक्शन क्या है सर, पहले मैंने ऊपर बोला बिजनेस नहीं कर सकते, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज का जो प्रोहिबिटेड है, यहां पे इन्होंने बोला आप अक्वायर कर सकते हो किसी और कंपनी को सिक्योरिटी परचेज के थ्रू, कंट्रोल कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड के थ्रू या फिर अरेंजमेंट के थ्रू फॉर इट्स चेंज इन मैनेजमेंट अनलेस इट हैज बीन, आप कर सकते हो अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है एंड यू हैव ऑब्टेन्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ द RD। सर ये जनरली निधि कंपनी जब दूसरी निधि कंपनी को टेक ओवर करने के लिए बात करता है ना तब वो परचेज करता है, सिक्योरिटी का कंट्रोल लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, कर लेना, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना जनरल मीटिंग में और प्रायर अप्रूवल ले लेना। सर क्या मैं लॉकर फैसिलिटी का बिजनेस कर सकता हूं, यूं तो मैं कोई बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन लॉकर फैसिलिटी का बिजनेस कर सकता हूं, अपने मेंबर्स को दे सकता हूं, लेकिन जो मेरा रेंटल इनकम है ना इट शुड बी लेस देन 20% ऑफ द ग्रॉस इनकम एट एनी पॉइंट ऑफ द गिवन फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर 20% से कम ग्रॉस इनकम होना चाहिए। सर बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, अगर इन चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा सर। शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट सर, शेयर कैपिटल बोलते हैं पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ना, आपके पास नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए एक शेयर का होना चाहिए, कोई सर्विस चार्ज इशू नहीं करोगे सर, लेवी नहीं करोगे उसको इशू करने में सर। आपकी कंपनी में जो मेंबर होते हैं ना वो शायद डिपॉजिट होल्डर भी होते हैं, इन्होंने कंफर्म कर दिया, बोले जो डिपॉजिट होल्डर होते हैं ना आपकी कंपनी में जो डिपॉजिट कर रहे हैं उनको सर मेंबर्स भी बनना पड़ेगा, कम से कम 10 शेयर्स या फिर शेयर इक्विवेलेंट टू ₹100, जो भी सही है उतना शेयर उनको रखना पड़ेगा। मान लो सर नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का 100 रुपए है, तो एक शेयर रखेंगे तो भी चलेगा। सेविंग्स अकाउंट होल्डर या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर है तो वो एक शेयर होल्ड करेंगे 10 रुपए का। सर करंट अकाउंट होल्डर है तो अरे करंट अकाउंट तो खोल ही नहीं सकते ना मेंबर्स के साथ, यहाँ पे प्रोहिबिशन में बताया था जो। हाँ सर वो सॉरी थोड़ा हमको नींद आ गई थी सर। सुनो 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 सुनो, मेंबरशिप 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 सर, कौन मेंबर नहीं बन सकता? कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई ट्रस्ट, या फिर सर कोई माइनर मेंबर नहीं बन सकता सर, और किसी भी हालत में मेंबर 200 से कम कभी भी नहीं हो सकता। पर सर क्या माइनर के बिहाफ पे डिपॉजिट ले सकते हैं? मेंबर नहीं है डिपॉजिट कैसे देगा? तो बोले डिपॉजिट दे सकते हैं अगर माइनर के नाम पे हो रहा है, लीगल गार्डियन कर रहा है, हु इज अ मेंबर ऑफ द निधि। सर मैंने आपको गोकुलधाम सोसाइटी का एग्जांपल दिया था, जेठालाल अगर टप्पू के नाम पे जाके डिपॉजिट करना चाहता है अपने निधि कंपनी में तो वो कर सकता है, लेकिन मेंबरशिप उसको लीगल गार्डियन को खुद करना पड़ेगा सर। नेट ओन फंड जो है सर मिनिमम 10 लाख रुपए का रखना पड़ेगा या सच हायर अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है सर निधि, लेकिन डिपॉजिट 20 गुना से ज्यादा नहीं होगा आपके नेट ओन फंड से, 20 टाइम से ज्यादा नहीं होगा सर। डिपॉजिट्स के बारे में कुछ और चीजें बताइए। अगर आप एफडी करा रहे हो ना तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना है? 6 मंथ और 60 मंथ, मतलब 6 महीने से लेकर 5 साल तक। अगर आप आरडी करा रहे हो ना तो मिनिमम 12 महीना, मैक्सिमम 60 मंथ, मतलब मैक्सिमम 60 मंथ तक का ही एफडी आरडी ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। इंटरेस्ट रेट क्या होगा सर? एफडी आरडी पे इंटरेस्ट रेट वो होगा जो मैक्सिमम रेट आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए प्रिस्क्राइब किया है। अगर आरबीआई ने बोला है भैया एनबीएफसी तुम पब्लिक डिपॉजिट पे 7% दे सकते हो, तो आप भी अपने एफडी आरडी पे उतना ही इंटरेस्ट दे सकते हो। आरडी रिलेटिंग टू मॉर्गेज ऑफ लोन सर, अगर आपने मॉर्गेज लोन से रिलेटेड अगर आरडी करवाई है तो, या फिर आरडी से रिलेटेड अगर मॉर्गेज लोन है तो आपका मैक्सिमम पीरियड जो ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट जो है ना उसमें सर रीपेमेंट पीरियड ऑफ सच लोन से मैच करना चाहिए। और सर आपकी सेविंग्स अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर उसमें से सिर्फ 1 लाख रुपए ही होगा जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर का पूरा इंटरेस्ट फ्री होगा। एंड इंटरेस्ट रेट क्या होगा सर सेविंग्स अकाउंट पे? इंटरेस्ट रेट शैल बी नेशनलाइज्ड बैंक जो देता है, मान लो 4% देता है, उसके ऊपर 2% जोड़ के दे देना सर। यहाँ ऊपर हम एफडी आरडी की बात कर रहे थे, यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट की बात करें। सेविंग्स अकाउंट में मार्केट से 2% ज्यादा दे सकते हो। फोरक्लोजर ऑफ एफडी आरडी सर, अगर आप एफडी आरडी अकाउंट आपने खोला था समय के पहले बंद कर देते हो तो 3 महीने के पहले बंद कर देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं, आपको पैसे ही वापस नहीं मिलेंगे। 3 महीने के पहले आप बंद ही नहीं कर सकते सर। 3 महीने के बाद अगर बंद करते हो तो 6 महीने तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और सर अगर टेन्योर के एक्सपायरी के पहले करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय 2% फ्रॉम द ओरिजिनल। मेरे को पता है अगर लकी ये देख रहा है तो वो फिर कंफ्यूज हुआ है, लेकिन सर लकी जाने दो, छोड़ दो, सुन लो इतना सा कि 3 महीने तक इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने तक इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट कर रहे हो तो उसके बाद अगर किया तो 2% काट के मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूं एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा तो मैं आईसीआई को एप्लीकेशन लिख दूंगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर रीपे डिपॉजिट प्रीमैच्योरली विद द इंटरेस्ट ऑफ द ओरिजिनल रेट अप टू डेट ऑफ रीपेमेंट। मतलब सर अगर ओरिजिनल डिपॉजिटर की डेथ हो गई सर, यहाँ पे लकी, यहाँ पे तो इन्होंने नहीं लिखा कि 6 महीने तक भी इंटरेस्ट पे करना है, यहाँ पे तो सिर्फ इन्होंने लिखा ओरिजिनल रेट पे रीपे कर देना, क्योंकि बात सिर्फ यही है कि 2% कटेगा। सर सुनो, अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट मतलब क्या सर? अगर आपने लोन लिया है ना, अगर आप डिपॉजिट ले रहे हो ना तो आपको सामने डिपॉजिट करके रखना भी पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, कभी भी कोई फोरक्लोजर के लिए आ गया तो क्या। तो सर एवरी निधि कंपनी शेल इन्वेस्ट, सर इन्वेस्ट से आपको समझ आना चाहिए पैसे मेरे बाहर जा रहे हैं निधि कंपनी के। इन्वेस्ट एंड कंटिन्यू टू कीप इन्वेस्टमेंट इन अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक, एन अमाउंट मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ द डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग ऑन द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द सेकंड प्रीसीडिंग मंथ। सर अगर हम मई में है ना तो मार्च का जो आपका लास्ट वर्किंग डे में जो क्लोज ऑफ द बिजनेस में जो डिपॉजिट अमाउंट था ना उसका 10% से ज्यादा आपको मई में इनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा। आपको सर टेम्परेरी विड्रॉल करने के लिए दे सकते हैं रीजनल डायरेक्टर, लेकिन आपको बोलेगा कि भैया तू रिस्टोर कर देना अमाउंट वापस जल्द से जल्द। सर लोन्स दे सकते हो कि अभी तक तो डिपॉजिट्स आ रहे थे, अब डिपॉजिट्स को सामने लोन भी तो देना पड़ेगा। लोन दे देना सिर्फ मेंबर्स को, मेंबर्स के अलावा सोचना भी मत। कितना लिमिट सर? डिपेंड करता है कितना डिपॉजिट तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। 2 करोड़ तक है तो मेंबर को 2 लाख रुपए देना। अगर 2 करोड़ से 20 करोड़ तो 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख। 20 करोड़ से 50 करोड़ तो 12 लाख रुपए, 50 करोड़ से ज्यादा तो 15 लाख रुपए। इतना लोन एक एक मेंबर को दे सकते हो सर, उससे ज्यादा नहीं देना। मतलब किसी भी हालत में किसी भी मेंबर को 15 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। मतलब जेठालाल आया, होशियारी मारा, बोला मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं मिलेगा भैया, बैंक से ले ले। सर निधि के पास अगर पिछले 3 साल में कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ है ना तो ये जो लिमिट है ना ये 50% हो जाएगी। और सर अगर किसी मेंबर ने डिफॉल्ट किया है लोन का रीपेमेंट में तो वो फर्दर लोन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सर लोन के लिए ना सिक्योरिटी भी ले सकते हो। सिक्योरिटी क्या क्या लोगे सर? 3 ही चीजें ले सकते हो, या तो गोल्ड, ज्वेलरी और सिल्वर। ये तब लोगे अगर रीपेमेंट पीरियड 1 साल से कम है। इमूवेबल प्रॉपर्टी तब लोगे अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहला, रीपेमेंट पीरियड 7 साल से कम है, लोन की जो वैल्यू है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के 50% से भी कम है। और तीसरा, आपका जो टोटल लोन बुक है ना उसमें 50% लोन ही ऐसा है जो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी रखवा के मिला है, उसके अलावा सारा कोई और सिक्योरिटी पे आया है या अनसिक्योर्ड है। सर
आप एफडी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी डिपॉजिट आप सिक्योरिटी में रखवा सकते हो, लेकिन एक ध्यान रखना कि जो मेच्योरिटी डेट है जो आपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करवाया है उसकी मेच्योरिटी डेट जो है इट शुड नॉट फॉल बियॉन्ड द लोन पीरियड और वन ईयर विच एवर इज अर्लियर। इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट एफडी द पीरियड ऑफ लोन शेल नॉट बी मोर देन अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द एफडी। जितना आपका एफडी का अनएक्सपायर्ड पीरियड है उससे ज्यादा आपका लोन का पीरियड नहीं होना चाहिए। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जो मैं लोन दे रहा हूँ? डिपॉजिट का तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बात कर लिया, जो मैं लोन दे रहा हूँ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? सर जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को डिपॉजिट पे मैं ऑफर कर रहा हूँ ना, उससे 7.5% ज्यादा तक का मैं उनको इंटरेस्ट दे सकता हूँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। निधि शेल चार्ज सेम रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट टू एवरी क्लास ऑफ लोन, मतलब सिक्योर्ड लोन है तो इतना, अनसिक्योर्ड लोन है इतना, और उसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले भी करना पड़ेगा नोटिस बोर्ड पे कि हमारा इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। सर कंपनी में डायरेक्टर्स चाहिए क्या निधि कंपनी में? बिल्कुल, बस मेंबर्स होंगे सर, डायरेक्टर्स मेंबर्स के अलावा कोई नहीं होगा। टर्म सर 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का होगा। रीअपॉइंटमेंट only after expiry of 2 years from ceasing to be a director। provision of section 152(4) मतलब सर दिन नंबर और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कंसेंट देना पड़ेगा, एंड 164 डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए सर, वो डायरेक्टर्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। डिविडेंड सर 25% से ज्यादा या फिर सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब बाय आरडी डिविडेंड मत डिक्लेयर करना, और जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो ना इक्वल अमाउंट जीआर में ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व में। ध्यान रख लेना कोई डिपॉजिट का तो डिफॉल्ट नहीं किया है और सारे रूल्स का कंप्लायंस किया है कि नहीं। कंपनी में ऑडिटर सर या तो इंडिविजुअल हो सकता है या ऑडिट फर्म हो सकती है। इंडिविजुअल होगा तो एक टर्म होगा 5 साल का, फर्म है तो 2 टर्म होगा 5 साल ईच का। रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं सर लेकिन 2 साल की छुट्टी मनाने के बाद। ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सर, आपको पता है हम कारों में नेट ओन फंड का रिपोर्टिंग करते हैं, ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हर साल की कंपनी ने कंप्लाई किया ऑल द प्रोविजन ऑफ द रूल्स के साथ। सच कंपनी शेल बी टू सच सर्टिफिकेट टू बी अनेक्स टू द ऑडिट रिपोर्ट। और अगर कंप्लाई नहीं किया है तो कौन सा स्पेसिफिक रूल है जो कंप्लाई नहीं किया है वो कंपनी को बताना पड़ेगा। पेनल्टी, निधि कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट शेल बी लायबल फॉर अ फाइन अप टू 5,000 रुपीज एंड फर्दर फाइन ऑफ रुपीज 5,500 पर डे। सर हो गया सर 21 मिनट में 2 बड़े प्रोविजन हो गए, याद कर लो, सुन लो, वापस देख लो चाहिए तो। अगले वीडियो में सर हम मिसलेनियस के जो छोटे पॉइंट्स है ना, रजिस्टर्ड वैल्यू, रिमूवल ऑफ कंपनी, ये सारी चीजें खत्म कर देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग गाइज, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक, रीच आउट टू मी ऑन माई टेलीग्राम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर लो, चलो बाय।